दोस्तों, जब प्लासी का युद्ध हुआ यानी कि 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय ने बहुत ही ज़्यादा उत्पात मचाया हुआ था। तो जिसकी वजह से हमारे देश में उत्पादकों की संख्या तो बढ़ी ही साथ हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा किसानों का शोषण व उनका आर्थिक शोषण शुरू होना स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों, ये कहानी सदियों पुरानी थी। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, यहाँ से हमारी शुरुआत होती है गांधी जी की। और गांधी जी के आज एक ऐसे प्रथम प्रयोग की हम बात करेंगे जब वह दक्षिण अफ्रीका से पहली बार भारत लौटे। तो उन्होंने अपना अहिंसा और सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग बिहार की दरजमी चंपारण पर किया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चंपारण सत्याग्रह की, जिसमें हम जानेंगे चंपारण सत्याग्रह क्या है, इसका क्या परिचय है और इसकी पृष्ठभूमि व परिणाम क्या रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को जैसा कि पता है कि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे तो गांधी जी के अथाह प्रयास करे थे उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अहिंसा को लेकर, और साथ ही साथ काफ़ी उन्होंने सत्याग्रह भी किए। तो ये एक उनका प्रयोग था बिहार की जमी पर। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ मैं बात करने वाली हूँ किसानों के ऊपर हुए शोषण की, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको चंपारण सत्याग्रह में ले जाने से पहले चंपारण की जमी की बात करना चाहूँगी, जहाँ पर ब्रिटिश बगान मालिकों ने नील के किसानों का बहुत ही अलग अलग प्रकार से शोषण किया, तथा यहाँ पर बहुत जो एक व्यवस्था थी वो पूरी तरीके से बिगड़ी हुई थी। तो दोस्तों, यहाँ से अब हम बात करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अब ब्रिटिश बगान मालिकों ने नील के बगानों का विस्तार बिहार तक किया था, जहाँ उन्होंने जमींदारी व्यवस्था का प्रयोग वहाँ के किसान काश्तकारों का शोषण करने के लिए किया। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ब्रिटिश बगान मालिक थे उन्होंने लगभग सभी जमीन, पूर्ण बिहार की ज़मीन पट्टे पर ले ली थी, और यहाँ किसान काश्तकारी करते थे और वो पूरी तरीके से उनके मतलब कर्ज तले दबे हुए थे। तो बिहार के चंपारण जिले में अधिकांश यूरोपीय मालिकों ने बेतिया की बड़ी जमींदारी से पूरे गांव का ठेका व पट्टा क्या कर लिया था, प्राप्त कर लिया था। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा किसान क्या करते थे, नील की खेती उगाते थे, और पर यहाँ पर जो मालिक थे वो सभी यूरोपीय थे, और यूरोपीय मालिक होने के कारण इनके ऊपर आर्थिक शोषण का दबाव आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा बना हुआ था। और दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर अगर देखा जाए अतिरिक्त जो देश की स्थिति थी वो कुछ इस प्रकार थी। जो वस्त्र आयात में वृद्धि के कारण वस्त्र का जो आयात था वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, और उसके कारण नील की खेती की बहुत ज़्यादा मांग बढ़ गई दूसरे देशों में। पर लेकिन उसके लिए जो कर लगाया जाने लग गया, अधिकांश कर किसानों के ऊपर इम्पोज किया गया, या यूं कहें कि लगा दिया गया। तो दोस्तों, यहाँ पर किसानों का संकट रुका नहीं। किसानों का संकट जब और बढ़ गया, जब 1880 के दशक में के अंत में जर्मनी ने कृत्रिम रंग विकसित कर लिया, उन्होंने एक आर्टिफिशियल कलर विकसित किया। जबकि भारतीय जो प्राकृतिक रूप से नीले रंग की खेती करते थे, नील की जो खेती करते थे, इस नील के रंग को जर्मनी के इस रंग ने कड़ी प्रतिस्पर्धा दी, जिसकी वजह से भारतीय नील की मांग विदेशों में गिर गई। तो बहुत ज़्यादा मांग गिरने से इसका भी असर किसानों पर ही पड़ा, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ के जमींदार थे उन्होंने इनके ऊपर कर का भार अतिरिक्त बढ़ा दिया। तो दोस्तों, बगान मालिकों ने यहाँ पर किसानों से बेगार की जमीन यानी कि बेगार की पारंपरिक जमींदारी की प्रथा का भी प्रयोग किया, जिसमें काम तो कराया जाता है पर पर्याप्त रूप से मजदूरी नहीं दी जाती। इसे कहते हैं बेगार की जमींदारी। तो इन्होंने बेगार की जमींदारियों का भी प्रयोग किया। इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ पर किसानों से उनके मवेशी, हल, गाड़ियाँ अतिरिक्त भी जब्त कर ली गई। तो किसानों से मवेशियाँ, गाड़ियाँ जब बहुत ज़्यादा जब्त होने लग गई तो उनकी स्थिति लगभग बहुत ज़्यादा खराब होने लगी। तो इस प्रकार गरीब किसानों पर बोझ डालकर उनके नुकसाई की भरपाई करने के लिए कसर नहीं छोड़ी गई। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या किया गया कि जो भी कहा जाता है कि जब भी जो भी मतलब नुकसान होता था उनका, तो उन सबको वो कर्ज के रूप में किसानों पर डाल देते। तो चलिए थोड़ा सा अब हम आगे बढ़ेंगे।
तो दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि चंपारण में गांधी जी की जो भूमिका रही थी, ठीक है, गांधी जी की क्या भूमिका रही थी और किस तरीके से गांधी जी ने चंपारण की ओर रुख किया। तो ये तो अभी हमने बात करी कि चंपारण की आर्थिक स्थिति किस प्रकार की थी। अब हम बात करेंगे कि गांधी जी की क्या भूमिका रही जब वह चंपारण आए। तो चलिए चंपारण में गांधी जी की भूमिका देखेंगे। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है, दक्षिण अफ्रीका में आंदोलनात्मक प्रति पद्धतियों में 21 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त करने के पश्चात गांधी जी ने 9 जनवरी 1915 को भारत लौट आए थे। तो जब वह इतनी ज़्यादा मतलब उन्होंने अनुभव प्राप्त करने के बाद उन्होंने वहाँ बहुत ज़्यादा आंदोलन किए, सत्याग्रह किए। तो उसके बाद जब वह 1915 में भारत लौटे तो सबसे पहले गांधी जी ने 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के दौरान लखनऊ अधिवेशन में वह प्रस्तुत हुए। वहाँ उनकी मुलाकात होती है राजकुमार शुक्ल से, उनकी भेंट हुई जिन्होंने चंपारण आने के लिए गांधी जी को आमंत्रित किया। साथ ही साथ नील के किसानों की जो एक गंभीर स्थिति बनी हुई थी उसके बारे में भी बात करी, किसने, राजकुमार शुक्ल ने, और उनसे अनुरोध किया कि वह बिहार की जमीन पर पधारें और वहाँ के किसानों को देखें कि वह किस प्रकार से प्रभावित हो रहे हैं। तो गांधी जी चंपारण जाने के लिए सहमत हो जाते हैं। तो दोस्तों गांधी जी ने इस बात की सहमति दी और अगर हम बात करते हैं तो गांधी जी ने अपना चंपारण आने का निर्णय लिया। तो अप्रैल 1917 में गांधी जी चंपारण पहुंचे। तो जब गांधी जी चंपारण पहुंचे तो उन्होंने अपनी एक स्थानीय नेताओं का दल बनाया जिसमें थे राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, आचार्य कृपलानी और ब्रिज किशोर प्रसाद जैसे प्रख्यात स्थानीय नेताओं का एक दल बनाया गया। इनका एकमात्र उद्देश्य नील रियातों की खराब स्थिति का अध्ययन करना था। तो किसानों की इस स्थिति का पहले अध्ययन किया और देखा गया कि क्या असल में ये स्थिति बनी हुई है, कि स्थिति किस प्रकार गंभीर है। तो जब इस सभी चीज़ों का पता लगा गांधी जी को, तो यहाँ से गांधी जी ने प्रारंभ किया चंपारण किसान आंदोलन, जो कि 1917 से 1918 तक चला और यह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। तो दोस्तों चलिए थोड़ी और हम बात करेंगे इसके बाद। जब गांधी जी ने यह सत्याग्रह शुरू किया तो अब वही बात तो वही हुई कि जब सत्याग्रह शुरू हुआ तो उन्हें रोकने की कोशिश करनी तो मुनासिब थी। तो बिल्कुल गांधी जी जब चंपारण पहुंचे तो जिलाधिकारियों ने उन्हें वहां न रुकने और पहली ट्रेन पकड़कर वहां की जगह छोड़ने का नोटिस दे दिया। पर गांधी जी कहाँ झुकने वाले थे, उन्होंने इस कानून का उल्लंघन किया और इसके स्वरूप उनके ऊपर आरोप लगाए गए और चंपारण छोड़ने कहे जाने के बावजूद गांधी जी वहां से नहीं गए। तो इसीलिए गांधी जी पर केस दर्ज हुआ और 18 अप्रैल 1917 को जब गांधी जी मोतीहारी न्यायालय में प्रस्तुत हुए तो उनके साथ लगभग 2000 स्थानीय लोग गए थे। तो गांधी जी पे जब केस मुकदमा चला तो वह जब कोर्ट गए तो ये कौन सा कोर्ट था, मोतीहारी न्यायालय में प्रस्तुत हुए तो उनके साथ 2000 स्थानीय लोग भी वहां प्रस्तुत हो गए। तो बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल ने गांधी जी के विरुद्ध मामला वापस लेने का आदेश दिया और जिलाधिकारी ने गांधी जी को पत्र लिखकर कहा कि वह जांच करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो यहाँ के जो न्यायाधीश थे उन्होंने उनका साथ दिया, साथ ही साथ उपराज्यपाल ने भी उनका साथ दिया और कहा कि आप अपनी कार्यवाही करें। उन्होंने अपनी टीम के साथ किसानों के साथ बातचीत करना, उनकी शिकायतों को दर्ज करना प्रारंभ किया। यहाँ से दोस्तों चंपारण सत्याग्रह शुरू होता है। तो इसी के साथ साथ चंपारण सत्याग्रह के क्या क्या परिणाम रहे उसके बारे में बात करेंगे। बिहार और उड़ीसा के उपराज्यपाल व मुख्य सचिव एच मैकफरसन द्वारा 5 जून को रांची में गांधी जी के साथ एक बैठक आयोजित करी गई और यहाँ एक समझौता ज्ञापन हुआ। एक जांच समिति का गठन किया गया जिसमें एक सदस्य के रूप में गांधी जी के साथ साथ बगान मालिकों और जमींदारों के प्रतिनिधि और 3 ब्रिटिश अधिकारी सम्मिलित थे। गांधी जी ने अब तक किसानों की शिकायतों के संबंध में जितने भी साक्ष्य एकत्रित किए थे वह सभी के समक्ष रखे गए। यदि समिति की सिफारिशों को प्रतिष्ठित किया जाता है तो गांधी जी किसानों की शिकायतों की आगे की ओर की जांच के समाप्त करने के लिए सहमत हो गए।
समिति की सिफारिश पर कानून में कुछ परिवर्तन किए गए एवं चंपारण कृषि अधिनियम 1918 अस्तित्व में आया। तो दोस्तों यहाँ से गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह सफल हुआ और यहाँ पर कानूनों में परिवर्तन किए गए, जिसकी वजह से किसानों को बहुत लाभ प्राप्त हुआ। तो दोस्तों ये था चंपारण सत्याग्रह। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा और यहाँ तक के लिए अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।